जिस देश में आज हम रह रहे हैं, ये देश इतना आसानी से नहीं बना, बहुत मुश्किल से ये देश बना है। क्योंकि इतना बड़ा देश, ये ऐसी बात नहीं है कि ये देश यहाँ पर नहीं था, लेकिन एक एकता के सूत्र में ये कभी नहीं बन पाया। लगभग 200 साल अंग्रेज यहाँ पर राज करते गए और देश की आज़ादी के बाद भी यहाँ पर 15 अगस्त 1947 को 565 देसी रियासतें थी। वो ये तो भारत का हिस्सा, लेकिन वो भारत में रह के भी उनके राजा अलग अलग थे, वो अपने आप को एक अलग देश मानते। तो जब अपना देश आजाद हुआ, उस वक्त हमारे देश के सामने 3 मुख्य चुनौतियां थी। पहली चुनौती तो यही थी कि देश को एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए। ये 565 जो देसी रियासतें हैं, ये अपने आप को एक अलग देश बना रहे थे। इनकी यही मांग थी अंग्रेजों के सामने कि आप यहाँ जब आए थे, हमारे पूर्वजों ने आपसे लड़ाई लड़ी और आपको जो भी सहायता दी गई हमारे पूर्वजों के द्वारा, भी आप यहाँ से जा रहे हो तो आप हमें एक अलग देश का दर्जा दे के जाएंगे। तो ये हिसाब हम लगा सकते हैं कि 565 देसी रियासत अगर वो देश बन जाते तो आज हमारे देश के कितने टुकड़े होते। 565 देसी रियासत मतलब वो 565 देश बन जाते। तो सबसे मुख्य चुनौती ये थी कि भारत को, जो आज हम भारत देख रहे हैं, इसको एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए। दूसरी चुनौती थी यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना। तीसरी चुनौती थी देश के विकास। ये 3 चुनौतियां जब जैसे हम आजाद हुए, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। क्योंकि जब हम आजाद हुए, एक लंबे शोषण, एक लंबा संघर्ष, एक लंबे टाइम की गुलामी, जिससे हमारे देश को आर्थिक तौर पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। देश में खाने के अनाज की भी कमी थी। अभी बलराज साहब ने जो बात करी है कि हमारे देश के अंदर इतने प्रधानमंत्री बने, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, अगर वो ना चाहते ना, तो उसमें उनके परिवार के सिवाय या उनके सिवाय कोई और प्रधानमंत्री बनने ही नहीं। ये उनकी सोच थी इस देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना की जाए। क्योंकि हमारे देश के अंदर अंग्रेजों से पहले राजतंत्र था, राजतंत्र के बाद अंग्रेज आए यहाँ पर, उन्होंने 200 साल राज किया। हमारे देश के लोगों को इस बात का पता ही नहीं था कि लोकतंत्र क्या होता है, लोगों को वोट का अधिकार मिलना, फिर वो अपने वोट से सरकार को चुनेंगे, ऐसी कोई हैबिट नहीं थी, कोई परंपरा नहीं थी। 1947 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, उस टाइम एक इंटरिम गवर्नमेंट बन गई उससे पहले, और वो इंटरिम गवर्नमेंट में ही हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बन चुके थे। अगर वो चाहते तो वो प्रधानमंत्री बने रहते, क्योंकि उनका विरोध करने वाला उस टाइम, मतलब वो एक ऐसे परिवार से थे कि उनको किसी प्रकार की कोई लालच की जरूरत नहीं थी। इतने ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते थे वो। क्योंकि पहली बात तो ये है कि उस टाइम देश में कुछ था ही नहीं, उस टाइम हमारे देश में कुछ था ही नहीं कि यहाँ से कुछ लुटा जाए, कुछ भ्रष्टाचार किया जाए। हम तो गरीब थे, और इतने गरीब कि हमारे पास तो खाने के लिए जो हमारी सर्विस थी, उनको चलाने के लिए देश के कुछ भी पैसे थे ही नहीं। क्योंकि एक लंबे टाइम तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे होंगे, और अंग्रेजों ने जो भी यहाँ राज किया वो उन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए किया। 200 साल का जो उनका जो टाइम पीरियड है वो बहुत बड़ा टाइम पीरियड था। तो प्रथम प्रधानमंत्री जब बड़े प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, तो उनके सामने मैंने जैसे बताया कि 3 चुनौतियां थी। एक लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती, कोई जरूरी नहीं यहाँ पे भी यहाँ लोकतंत्र आए,
कोई जरूरी नहीं था। अगर वो चाहते तो वो बिना चुनाव करे भी प्रधानमंत्री बने रहते और उनके ही परिवार से बार बार प्रधानमंत्री बनते। लेकिन उन्होंने जैसा संविधान लिखा गया था, संविधान सभा बड़ी, संविधान लिखने से पहले उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे उनको नेहरू प्रस्ताव भी बोला जाता है, एक प्रस्ताव रखा संविधान सभा के सामने कि देश का संविधान ऐसा बनाएं और उसमें तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जैसे हम आजाद होंगे हम लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। तो अपने इस बात को पूरा करने के लिए उन्होंने जब देश में पहले चुनाव हुए 1951 अक्टूबर 1951 में चुनाव हुए और वो 52 फरवरी मार्च 1952 का चुनाव चले वो। तो जब चुनाव की घोषणा की गई तो पूरी दुनिया के अंदर मजाक उड़ाया गया, नेहरू साहब का मजाक उड़ाया गया कि ये क्या करने जा रहा है, क्योंकि उस समय अपने देश के अंदर 15% लोग ही पढ़े लिखे थे। ये अनपढ़ लोगों को वोट का अधिकार दे रहा है जिनको समझ ही नहीं है कि वोट क्या होता है, वोट कैसे देना है। जो वोट का अधिकार दिया गया वो सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार है। इसका मतलब ये है कि भारत में रहने वाले सभी लोग, जो किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, कोई भाषा बोलते हैं, अमीर है, गरीब है, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, सबको वोट का अधिकार मिलेगा। और पहली बार सारे लोग सरकार को चुनेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस बात पे पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया गया प्रधानमंत्री जी का, ये क्या करने जा रहा है। अनपढ़ों को वोट का अधिकार और सबको। तो जैसे कई ऐसी पत्रिका थी, जैसे ऑर्गेनाइजर एक पत्रिका थी, उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया, लिखा कि नेहरू साहब की ये बहुत बड़ी गलती होगी जीवन की और अपने जीवन में ये वो देख के जाएंगे उनकी बहुत बड़ी गलती है कि ये लोकतंत्र इंडिया में कामयाब नहीं हुए। लेकिन उनकी विजय थी कि हमारे ये अपने देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना करवानी है और वो कामयाब हुए। जो शुरू के जो चुनाव हुए, जब तक वो जिंदा रहे वही देश के प्रधानमंत्री बनते रहे। अभी सर ने बात बोली कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री बनते, या ये खैर एक ऐसा मुद्दा है ये कि कौन प्रधानमंत्री बनते, सरदार वल्लभ भाई पटेल या पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के अगर कार्यशैली देखें, उनका कार्यकाल देखें, तो उन्होंने ऐसे काम किए हैं कि जिससे देश का कोई नुकसान नहीं हुआ। देश का क्या, एशिया और अफ्रीका के जितने नए नए देश आजाद हुए उन सभी का भला कर दिया इस व्यक्ति ने। क्योंकि जब देश आजाद हुआ उस टाइम दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी। शीत युद्ध का दौर था, एक गुट अमेरिका का था, एक सोवियत संघ का। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते तो हम किसी एक गुट में शामिल हो जाते, तो वो जैसे हम किसी एक गुट में शामिल होते तो ये भी एक प्रकार की गुलामी थी। लेकिन नेहरू साहब ने न तो अपने देश को बचाया बल्कि एशिया और अफ्रीका के सैकड़ों देशों को बचा लिया। गुट निरपेक्ष आंदोलन बना के सबको समझाया कि हम दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल ना हो। अगर किसी एक गुट में शामिल हो गए तो उस गुट की गुलामी सहन करनी पड़ेगी, वो जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। एक प्रकार से 1947 में आजाद होते ही दोबारा किसी एक गुट के फिर से गुलाम बनना पड़ता, चाहे वो सोवियत संघ या अमेरिका। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सूझबूझ से एशिया और अफ्रीका के सैकड़ों देश एक बहुत बड़ी गुलामी से बच गए। इसके साथ और जिससे मैंने बात करी कि लोकतंत्र की स्थापना, देश को एकता के सूत्र में बांधना, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनका भरपूर साथ दिया। और एक महान देश, एक बड़ा देश जिसमें इतनी सारी विविधताएं हैं, इतने सारे धर्म हैं, इतनी सारी भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, इन सबको एकता के सूत्र में बांधना और एक सामंजस्य बिठाना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी।
और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन तीनों चुनौतियों को बड़ी बखूबी निभाया और एक बड़ा देश, एक मजबूत देश हमें देके गए हैं वो। अभी सुनील सर ने बात बोली कि विकास की, जैसे तीसरी चुनौती हमारे देश में विकास की, इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचवर्षीय योजना लेके आए और पंचवर्षीय योजना 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली हमारे देश में। पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ से ली गई, क्योंकि सोवियत संघ ने ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं, लंबी योजनाएं बना के अपने देश का विकास किया था। एक और चुनौती थी हमारे देश के सामने, क्योंकि हम लंबे समय तक गुलाम रहे। अब चुनौती ये थी कि हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बनाना है या समाजवादी अर्थव्यवस्था को बनाना है। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बनाते तो उसका सिंपल मतलब ये था कि प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। और उस वक्त हमारे देश का इतनी ज्यादा गरीबी थी कि अगर हम पूंजीवाद को अपना देते तो आज जो ये आप सरकारी स्कूल, ये सरकारी संस्थाएं देख रहे हो, ये कुछ न होता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें बड़ी समझदारी का परिचय दिया और देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था को बनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें हमने पूंजीवाद को भी रखा और समाजवाद को भी रखा। और पंचवर्षीय योजना से देश का विकास किया, देश में बड़ी बड़ी योजनाएं लेके आए वो। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि को समर्पित कर दी गई, वो इसलिए क्योंकि देश में उस वक्त ये देखा गया कि भूखमरी ज्यादा है। तो भूखमरी तो देखो, आपको पता है कि भूखमरी तो किसान ही दूर करेंगे। तो पहली पंचवर्षीय में जितने भी देश के संसाधन थे वो कृषि के विकास में लगाए गए। बाकरा डैम बना, उसमें काफी सारी वहां से नहरें निकाली गई, जिससे ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में सिंचाई की व्यवस्था की गई, खेती पर ध्यान दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना ये उद्योगों के लिए लेके आएगी। ये देश के अंदर बड़े बड़े उद्योग लगाएंगे और देश का विकास करेंगे। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा संकट था हमारे देश के सामने। हम आजाद तो हो गए थे, लेकिन आजाद होना तो एक भाई ये था कि सत्ता का हस्तांतरण हो गया, लेकिन इतने बड़े देश को चलाना ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और जिसको अगर आप पढ़ोगे, अगर आप कोई लगता है कि मैं यहाँ कुछ वैसी बातें बोल रहा हूँ, तो आप ये बातें खुद पढ़ सकते हो और खुद आप जज कर सकते हो कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। रही बात यूएनओ की स्थायी सदस्यता की, यूएनओ का जो स्थायी सदस्य है, परमानेंट मेंबरशिप है, उसमें खाली मेंबर बनना ही नहीं होता, उसमें एक बजट होता है उसका यूएनओ का। तो हमारे पास तो अभी मैंने बात करी भूखमरी थी, तो हम यूएनओ का बजट कैसे दे पाते? स्थायी मेंबरशिप तो हमारे एशिया में चीन एक ऐसा देश था। हमने, हाँ ये बात सत्य है कि पंडित जवाहरलाल ने बोला कि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम यूएनओ का बजट व्यय कर सके। तो चीन को कहा गया कि आप एशिया की तरफ से आप यूएनओ के परमानेंट मेंबर बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू की और अगर हम उपलब्धियां देखें, जितनी भी आज हमारे देश के अंदर आईआईटी हैं, स्टील प्लांट हैं, ये सब प्रथम प्रधानमंत्री की देन है। जो देश की विदेश नीति है वो प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे देश के विदेश मंत्री भी रहे हैं। और आज भी जो हमारे देश की विदेश नीति है वो नेहरू साहब की जो विचारधारा है उस पर चल रही है। भारत की विदेश नीति के निर्धारक रहे हैं, जैसे मैंने बात करी थी अभी
गुट निरपेक्ष आंदोलन। हमारे देश के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन बहुत लाभदायक साबित हुआ, क्योंकि अगर हम किसी गुट में चले जाते तो आज हम इतना विकास नहीं कर पाते। हमने गुट निरपेक्ष रह के दोनों गुटों से, अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों से ही अपने देश का आर्थिक विकास करवाया। उस दौर के अंदर ऐसा निर्णय ले पाना, ऐसा फैसला ले पाना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अमेरिका आज भी बहुत बड़ी शक्ति है, सोवियत संघ एक बहुत बड़ी शक्ति है उस दौर में। इन दोनों देशों से अपने आप को बचाना, अपने देश को बचाना और एशिया और अफ्रीका के और जो नए नए देश आजाद हुए उनको बचाना, ये भी इनका अहम योगदान रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मनाया जाता है, तो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। बच्चे भी प्यार से उनको चाचा नेहरू कहते थे। तो आज सभी बच्चे एक यहाँ पढ़ लें कि आपने अच्छे संस्कार ग्रहण करने हैं, पढ़ाई करनी है और अपने देश का नाम रोशन करना है। धन्यवाद।